दशहरा के दिन पुतला किसका जलाते हैं? सर उत्तर दे दीजिए, आप बोलिए, आप बताइए। रावण। हाँ। रावण का। रावण का सर क्यों जलाते हैं? क्योंकि सीता का हरण किया था। लेकिन बलात्कार का दोषी, हत्या का दोषी राम रहीम पैरोल पर छोड़ा जाता है, उसी राम जी के नाम पर प्रवचन करता है। कौन सा राम राज्य आएगा? मुस्लिम और दलित वे कंधे थे जिसके कंधे पर बैठकर ब्राह्मण सत्ता में था। मुख्यतया दो मजबूत कंधे ये थे। लेकिन ये न जाने कैसे इनके दिमाग में नफरत डाल दी गई, और नए बच्चे तो उस पुराने दौर को जानते ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आप बताएंगे भी, तो कह देंगे नेहरू तो खुद मुसलमान था, हमारे पूर्वजों की गलती थी। तो एक तो मुस्लिम हेट, फिर कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बना करके एकदम दिमाग वाश कर दिया गया है। अगर किसी भी औसत ब्राह्मण का मोबाइल खोल करके देख लिया जाए, तो उसके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में एंटी मुस्लिम न्यूज आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की आलोचना किए और तमाम लोग धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे थे, तो मैंने याद दिलाया कि आज भी भारत की लाइब्रेरियों में जाकर देख लीजिए, संविधान पर भी किताबों के सर्वाधिक लेखक, मैं इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गौरव के साथ नहीं कह रहा हूं, वो सक्षम थे, उनको अवसर था, आंख खोलने के लिए कह रहा हूं, सर्वाधिक किताबों के लेखक, संविधान पर लिखी गई सर्वाधिक किताबों के लेखक ब्राह्मण है। वो इस नाते नहीं है कि उनको किताब वो लिखनी है, वो इस नाते क्योंकि उन्होंने ही पढ़ा, ज्यादा संख्या में थे और उनको इसी से पैसा चलाना है, वो करें क्या? ये सामाजिक सच है और सरकारी आंकड़ों का सच है कि किसी भी सरकारी वैकेंसी में अगर किसी एक जाति के सर्वाधिक लोग अभी भी चयनित हो जाते हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग। मदन मोहन मालवीय जो भीख मांग करके विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय में पढ़ने का हक तो सबको दिए, लेकिन वो छुआछूत को बड़ी कठोरता से मानते थे। यानी वो आधा समाजवादी और आधा कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। बीजेपी के उदय से ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? गौरी लंकेश एक निडर, निष्पक्ष पत्रकार, तार्किक पत्रकार, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपियों को जमानत मिली। गौरी लंकेश भी ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुई थी। हत्या के आरोपियों के जमानत के बाद हिंदू संगठनों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। ऐसे तमाम तरह के दृष्टांत होंगे जो भारत में अभी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, चाहे भीमा कोरेगांव के आरोपी हों, संजीव भट्ट हों, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आज का यह एपिसोड ब्राह्मण विशेष है, पंडित पंकज कुमार त्रिपाठी के साथ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बना देता हूं, उसके बाद आप अगले आगे आधे घंटे 25 मिनट जितना पंकज जी बोलेंगे आप उनको सुनिएगा कि ब्राह्मणों ने आर्यों के समय से लेकर, वैदिक काल से लेकर और अब तक कब क्या खोया, क्या पाया। चलिए थोड़ी बैकग्राउंड में ले चलता हूं। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र। उस समय से लेकर अब तक अगर कहें तो सामाजिक रूप से ब्राह्मण शीर्ष पे रहे हैं। शासन चाहे किसी का रहा हो, इवन मौर्य के काल में आखिरी जो सेनापति थे वो पुष्यमित्र शुंग, वो भी ब्राह्मण थे। उसके बाद शक, हुन, कुषाण तमाम आए, लेकिन वो व्यवस्था बनी रही। इवन मुस्लिम काल में भी ब्राह्मण शीर्ष पे ही रहे, सामाजिक शीर्ष पे ही रहे। और पूरी संस्कृतियां फलती फूलती रही, जागीरें मिली, मठ को जमीनें मिली, अनुदान मिले, सब कुछ मिले। अकबर के काल में नवरत्न तो थे ही, अंग्रेजों के काल में भी शीर्ष पे ही रहे। जब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आई, उसके साथ पाश्चात्य विचारों का भारत में प्रवेश हुआ। लॉर्ड मैकॉले की वजह से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई और सबसे पहले इस अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा में एंट्री मारने वाले लोग ब्राह्मण थे। इसलिए चारों तरफ ब्राह्मण आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेसी का मसला हो, हर जगह। इसके साथ साथ जब यूरोप में समाजवाद, साम्यवाद, लिबरल डेमोक्रेसी, पूंजीवाद, तमाम विचारधाराएं उभर रही थी, तो आप देखेंगे कि आजादी के पहले तमाम जो विचारधाराएं थी, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे लिबरल डेमोक्रेसी हो, चाहे सोशलिज्म हो, सबके अगुवा ब्राह्मण ही रहे। आजादी के बाद तकरीबन 4 दशक तक शीर्ष पर ब्राह्मण ही रहे, शीर्ष पर ब्राह्मण रहे। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कांचीराम जी की किताब है, इसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, इस किताब में आंकड़े दिए गए हैं। शीर्ष पे ब्राह्मण ही रहे।
अब यहाँ संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि आरएसएस को समझा जाता है कि पूरा ब्राह्मणों का ऑर्गेनाइजेशन है और लोग ये समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो फिर हम पुरातन युग में चले जाएंगे और ब्राह्मण कुर्सी पे बैठेगा और बाकी लोग नीचे बैठेंगे, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे। समय समय पर कई रूप में ब्राह्मण प्रकट हुए, कभी परशुराम के रूप में, कभी सुदामा के रूप में। लेकिन आरएसएस जब मातृ संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरएसएस और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के इमरजेंस के बाद, यानी कि पिछले 10 वर्षों से तो केंद्र में तीसरा टर्म है, 15वां साल शुरू हो गया है। कई सूबों में कई सूबों में भाजपा की सरकार है। क्या अगर कॉम्परेटिव एनालिसिस करके देखें तो ब्राह्मण कितने जगह शीर्ष पर हैं, कितने जगह मुख्यमंत्री हैं, कितने जगह गवर्नर हैं, कितने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं, क्या है स्थिति, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। और एक संदर्भ और मैं दे देता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। पहले एडहॉक का यहाँ पे व्यवस्था थी, एडहॉक टीचर की, यानी कि छुट्टी पे कोई टीचर गया तो उसकी जगह नए टीचर एडहॉक आएंगे, उनको पूरी सैलरी, यानी कि अभी के हिसाब से 1.25 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। अभी अगर कोई एडहॉक अपॉइंट हो तो 1.25 लाख। लेकिन अब गेस्ट खत्म कर दिया गया एडहॉक, अब गेस्ट रखा गया है कि 40 से 45 हजार महीने तक आपको मिलेगा। गेस्ट आइए पढ़ाइए, कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो सब हिंदू ही हैं, ज्यादातर अपर कास्ट ही हैं। तो जिनको 1.25 लाख मिलना था वो 40 हजार के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, कैसा होगा सब कुछ, ये समझता हूँ। ये इनिशियल बैकग्राउंड है और उसके बाद सीधे पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी ब्राह्मण विशेषज्ञ हैं, पंकज जी से समझते हैं कि जो मैंने बैकग्राउंड की है, जरा इसको इलैबोरेट कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। स्वागत पंकज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अम्बेडकर नामा पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। एक तो इसमें शुक्रिया जी। हमारे अम्बेडकर जी का नाम जुड़ा है और दूसरे इसमें इस पर खुलकर चर्चा होती है, तार्किक चर्चाएं होती हैं। लेकिन ब्राह्मण विशेषज्ञ मैं नहीं हूं, मैं संविधान विद्यार्थी हूं। और ब्राह्मणों को जहां तक मैंने पढ़ा है और जाना है, महसूस किया है, चाहे उस समाज का एक अंश और अंग होने के नाते, या क्योंकि जो जिस समाज से होता है उसमें वो रात में सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, झगड़ा लड़ाई अच्छा बुरा सब देखता है। तो सब कुछ देखकर मैंने पाया है कि ब्राह्मण कोई एक विचारधारा से नहीं चलता, वो समुद्र है, उस समुद्र में जाने वाली तमाम नदियां हैं। और मतलब इस समय जो चारवाक भी हुए, राहुल सांकृत्यायन भी हुए। इस समय का समाज जो ब्राह्मण से अंध नफरत कर रहा है, वो एक महापाप कर रहा है, जिससे अच्छा। मैं भी पीड़ित हो रहा हूं जी। मैंने अभी एक वीडियो बनाई कि बीजेपी के उदय से ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ, और उसमें शुरू में ही मैंने बनाया है, वो मेरे चैनल पर है, द लॉजिकल इंडियन पर, अच्छा खासा उसको व्यूअर्स मिले हैं, लोग देख रहे हैं। उसमें मैंने बनाया है और बताया है कि जिस समय देश को आजादी मिली उस समय 4 जो प्रमुख विचारधाराएं थी, और इवन अम्बेडकर साहब के साथ जो शादी करने वाली सविताबाई जी थी, इन सभी विचारधाराओं के शीर्ष पर ब्राह्मण ही थे। ये तो राजनीतिक विचारधाराओं की मैंने चर्चा की थी। अगर आरएसएस के शीर्ष ब्राह्मण थे तो राहुल सांकृत्यायन भी ब्राह्मण थे। विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ चला रहे थे वो भी वही थे। मदन मोहन मालवीय जो भीख मांग करके विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय में पढ़ने का हक तो सबको दिए, लेकिन वो छुआछूत को बड़ी कठोरता से मानते थे। यानी वो आधा समाजवादी और आधा कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। और आगे चलिए। भगत सिंह ने लिखा है कि वह छूत उद्धार के लिए जाते हैं, घर आते हैं तो कपड़ा सहित स्नान करते हैं। हाँ सही बात है। नहीं, खैर मालवीय जी के बारे में तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और जब बाबा साहब वहां अस्पृश्यों के लिए अलग क्षेत्र मांग रहे थे तो उन्होंने विरोध किया। तो इन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और ये तो हमारे हाथ का छुआ गिलास का पानी आगे बढ़ा दिया, वहां रखा था टेबल पर सबके सामने, कह दीजिए इनको पी लें। वो नहीं पिए तो उन्होंने कहा यही हम हिंदू हैं दोनों। कि हम तो हिंदू भी मानते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ ऐसा है कि ये पी नहीं सकते। खैर, लेकिन ब्राह्मण हर तरह के हैं और सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई है। अगर आरएसएस विचारधारा की सर्वाधिक विरोधी कोई विचारधारा है तो वो है रामकृष्ण परमहंस मिशन की विचारधारा, या इनकी
आर्य समाज की विचारधारा, दयानंद हम्म सरस्वती की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की सर्वाधिक विरोधी है। आर्य समाज मंदिर में ही शुद्धिकरण के जरिए किसी को भी दूसरे धर्म से अपने धर्म में लाने की व्यवस्था की गई। अंतर जाति विवाहों का सबसे बड़ा कोई पैरोकार है तो वो आर्य समाज है, जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और बहुत प्रकार विद्वान थे, ब्राह्मण थे। हो सकता है कि कोई दलित चिंतक महापुरुष जिस तरह का समाज चाहता हो वैसा वो न चाहते हो या उससे वो कम सोचते हो, लेकिन जात पात थोड़ा मंडल उदाहरण है। जी जी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी ब्राह्मणों में नहीं है कि सब एक तरह से। अब ब्राह्मणों की सर एक वर्तमान समस्या बता दें। इस समय 2014 के बाद से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई और बैंक की कोई वैकेंसी नहीं आई, सेना की भर्ती में अग्निवीर हो गए। और ये शासिक सच सच है, कुछ लोगों के लिए ये कड़वा सच है, लेकिन ये सामाजिक सच है और सरकारी आंकड़ों का सच है कि किसी भी सरकारी वैकेंसी में अगर किसी एक जाति के सर्वाधिक लोग अभी भी चयनित हो जाते हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि 50% आरक्षण में ओबीसी में हम कहेंगे इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो यादव समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग ले लेते हैं। एससी वाले सोसाइटी में कहें तो चमार जात के लोग चले जाते हैं, थोड़ा आगे हैं, मीणा जात के लोग हैं, यानी जो समाज थोड़ा आगे बढ़ गया जा, और इसके लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने परिश्रम किया, आगे बढ़े, उनके पूर्वज या उनके माता पिता पहले उस बात को समझे। और ये अच्छी बात है कि रास्ता खोला गया तो कुछ लोग आगे बढ़े, तो और लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी अगर सर्वाधिक ब्राह्मण ही हो जा रहे थे तो वैकेंसी न निकलने से घाटा किसका हो रहा है? सर्वाधिक घाटा किसका है? लेकिन ब्राह्मण 10% कहीं तो गया। तो नहीं सर, तो फिर वो ब्राह्मण सड़क पर क्यों नहीं है कहीं आंदोलन में? अगर पेपर आउट होने से, आज भी इलाहाबाद में जाइए, कहीं जाइए, सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो ब्राह्मण है, अपनी जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है। लेकिन वो सड़क पर क्यों नहीं आया? दरअसल अब हम एक दूसरा रूप दिखा रहे हैं। मीडिया में ब्राह्मण है, जितने प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियर हैं वो भी ब्राह्मण है। तो अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं, एक आदमी अगर वहां बन गया इंजीनियर बन गया तो वो वहां मस्त है, वो नहीं मान रहा कि गरीबी आई है, उससे लड़ता रहे उसका छोटा भाई कि हम तो परेशान है, वो नहीं मानेगा। यानी ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समाज में चूंकि कहीं ना कहीं कुछ एक लोग जो मेधा से तेज हैं, जो काम करने में थे, जो फिट हो जा रहे हैं बिल्कुल, तो वो चूंकि संपन्न है और वही अपने समाज परिवार के वहां पे नायक है, तो वो कह रहे हैं कि कहीं गरीबी नहीं है, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। और वो इस समय उस विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं। उनके प्रभावित होने के भी 2 कारण हैं। एक, इस तरफ से धक्का मारा जाना, गाली दिया जाना। जब मैं संविधान की किताब लिख करके समाज में आ रहा हूं और तब भी पूछा जा रहा, अच्छा आप भी संविधान को मानते हैं क्या? तो इसका तो मतलब ये है कि समाज ने मान लिया है कि ब्राह्मणों का संविधान निर्माण में, संविधान के स्थापना में, संविधान के पालन में कोई संविधान सभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही लोग थे, सवर्ण ही थे। जी जी सर। स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की आलोचना किए और तमाम लोग धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे थे, तो मैंने याद दिलाया कि आज भी भारत की लाइब्रेरियों में जाकर देख लीजिए, संविधान पर भी किताबों के सर्वाधिक लेखक, मैं इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गौरव के साथ नहीं कह रहा हूं, वो सक्षम थे, उनको अवसर था, आंख खोलने के लिए कह रहा हूं, सर्वाधिक किताबों के लेखक, संविधान पर लिखी गई सर्वाधिक किताबों के लेखक ब्राह्मण है। वो इस नाते नहीं है कि उनको किताब वो लिखनी है, वो इस नाते क्योंकि उन्होंने ही पढ़ा, ज्यादा संख्या में थे और उनको इसी से पैसा चलाना है, वो करें क्या? तो ये समाज की सच्चाई है और क्योंकि वो आजाद रहा है इस नाते गुलामी उसको ज्यादा पहले चुभती है। पहले पहले आप एक किताब के बारे में बोल लूं। देखिए ऐसा है, हमारे जितने साथी देख रहे हैं, वो किताब मेरे पास रखी हुई है अभी पीछे। और जी, ये किताब, आज तक संविधान पे हजारों प्रतियां लिखी गई हैं। पंकज जी ने हिंदी में सरल भाषा में प्रश्नोत्तरी के तरह से इसको लिखा है ताकि आम जो छात्र हैं, जो संविधान की गूढ़ बातें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, उनको जहां समझने में हिंदी माध्यम के छात्रों को दिक्कत होगी, वहां पर वैसे छात्रों के लिए बहुत लाभप्रद है। और दूसरा, एग्जाम वगैरह देने में जो जुडिशरी के एग्जाम देते हैं, लॉ के एग्जाम देते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है। इस संविधान को समझने का एक तरह से अपेंडिक्स, इस हिंदी माध्यम में कैसे इसको समझा जाए, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में। क्या पंकज जी?
जी, कहीं कहीं प्रश्न उत्तर भी हैं, चित्र हैं, चार्ट जी बनाया है मैंने। जी। जी, आगे बढ़े जी। जी। तो आ, तो एक जो नफरत वाली विचारधारा आई, जिसने एक परंपरा में प्रथाओं में भी था, और फिर लेकिन उसने वो काम नहीं किया जितना काम उन लोगों ने कर दिया जो ब्राह्मणों से नफरत करने लगे समेकित रूप में। संजीव भट्ट जेल में बंद है, गौरी लंकेश को जान गंवानी पड़ी है, ये लोग हम्म। ब्राह्मण हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज भी अगर भारत के सर्वाधिक आईपीएस आईएएस ब्राह्मण हैं, ये गिनती की जाती है, तो आजाद भारत में 1990 से 2024 34 वर्षों से टेंट में रहने वाली जो जाति वो भी ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित। यानी जो लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों में कोई एकता है, कोई गुटबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर एक अपने आप में विचार का पुंज होता है, वो खुद हर कोई चाहता है हमें बात हमारा विचार माना जाए, उनके में शास्त्रार्थ होता था। और मैं एक बात और कह दूं सर, आपके आज के वार्तालाप से तमाम लोग ये बात ये लगाते हैं आरोप, और सही आरोप लगाते हैं, उनका आरोप गलत नहीं है, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं वो गलत है। जैसे कहते हैं कि विश्वविद्यालय में ब्राह्मण शिक्षक ने हमारे मेरिट को हटा दिया और एक ब्राह्मण को दे दिया। पता लगाइएगा जिस ब्राह्मण को दिया वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो उनका कहीं से करीबी था। और कॉलेजियम संयोग में से जज अगर ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो पंकज त्रिपाठी नहीं हो जाएंगे वहां। मथुरा और अयोध्या के विंध्याचल के मंदिर में अगर ब्राह्मण पंडे हैं तो पंकज त्रिपाठी को नहीं रख देंगे। वो उसी तरह से भगाएंगे जैसे रतनलाल को भगाएंगे। लोगों को जब जब लोग जाति के रूप में देख रहे हैं तो वो लगता है कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। लेकिन पहले तो यहाँ इसमें दो गलतियां हो रही कि कुछ लोगों से जो गलत कहीं कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो जात के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उनके उस कार्य से पीड़ित हो रहा है वो पूरे जात को दोषी बना दे रहा है। तो इससे दो गलतियां हो जा रही हैं। एक तो जो वो गलत किया उसको छुपने का मौका मिल गया, गलत उसने किया लेकिन पूरे ब्राह्मणों को गाली पड़ी, पंकज त्रिपाठी को गाली पड़ी। अब वही आके मेरे कंधा पर हाथ रख के आंसू पोछेगा, कहेगा बहुत गए थे साथ देने ना। मैं तो कहता हूं कि इन सबों को आगे मत बढ़ दे दो। नहीं, इसीलिए उसमें तो एक मैंने पॉइंट अपने और बेटी है, एक जी पॉइंट और है पंकज जी। और जी मैंने बहुत करीबी से इसको देखा है। जी अपराधियों की भी जाति होती है। अगर कोई सवर्ण का, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, कोई भी हो, अगर कोई रेप, मर्डर, बलात्कार में फंसता है तो कोई समाज उसकी आलोचना, क्रिटिक नहीं करता है, एक साइलेंट प्रोटेक्शन देता है। अगर आप मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं उस पर, अपने समाज की समालोचना खुद नहीं कर रहे हैं, मैं भर्त्सना नहीं, समालोचना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, जी। तो अमूमन आप देखिए कि वो समाज पूरा अपराधियों को प्रोटेक्शन में लगा रहता है, बाकी लोग चुप रहते हैं। तो चुप्पी एक तरह का समर्थन, इसीलिए माहौल बनाने में वो सहूलियत होगी। जी। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, तो एक बात ये भी देखी जाए कि सन 90 से ये समाज गाली सुन रहा है, हाशिए पर है। एक जो राजनीति जो की गई है उससे एक तो लाभ मिला कि निचले समाज में स्वाभिमान आया, चेतना आई, जागृति आई। लेकिन इससे एक नुकसान हो गया कि जो ब्राह्मण समाज में लोग इस विचार के थे और जो होते तो बहुत लाभ मिलता, उनको बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया गया इसकी वजह से। यस, तो यस, अब क्या होता है वो, ये मैं जैसे मैं सहमत हूँ। जी। जी जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, लेकिन मेरे खुलकर बोलने के बाद भी अगर मुझे ही अपने लिए भी बचाव करना पड़ जा रहा है, कभी कभी गुस्सा आ रहा है कि हम हासिल ही क्या कर पाएंगे। अगर इधर से ये गाली दे रहे हैं और इनको ला दें, ये भी गाली दे, तो हमें क्या मिलेगा। इधर से हमारी आत्मा नहीं संतुष्ट हो रही है और इधर से तो हम पहले से ही अपवर्जित हो जाएंगे। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है इसमें इनको तो लाभ है कि वो चाहते हैं कि हम हमारे वर्ग में चले जाएं और वो दूसरे वर्ग से भी तोड़कर लाएंगे, नफरतकारी जो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अगर वो भी जातियों को मानकर गाली दे रहे हैं केवल जात के आधार पर, तो प्रकारांतर से फिर तो जन्म के आधार पर वो भी बात करने लगे। इस नाते मैं चाहता हूं कि जो संविधानवादी लोग हैं, जो संविधान प्रेमी, वो कभी भी किसी व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन उसके जन्म से न, बल्कि उसके कर्म से करें, उसके आचरण से करें। क्योंकि जिसको हम ब्राह्मणवाद, वो जन्म के आधार पर गुण दोष का विवेचन करता है, निर्धारण करता है। अगर हम आज भी किसी के जन्म के आधार पर, क्योंकि जाति का निर्धारण कहां से हो रहा है, जन्म से हो रहा है,
तो अगर आज भी हम जन्म के आधार पर किसी को कहेंगे कि इसका यही गुण होगा, तो हम भले उसके विरोधी हैं, लेकिन हम आधार तो वही बना रहे हैं और इस प्रकार समर्थक तो उसी के हो गए। इसलिए चलिए ही जिस दिन मूल प्रश्न पर आते हैं। मूल प्रश्न अच्छा पर अच्छा आते हैं जी कि थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो रहे हैं कि जी ब्राह्मण अमूमन ये समझते हैं कि आरएसएस जो है, या लोग समझते हैं कि आरएसएस चित्पावन ब्राह्मण विशेष रूप से चर्चा में होता है कि आरएसएस जी ब्राह्मणवाद का प्रतीक है। तो जी 10 साल से पावर में है बीजेपी, तीसरा टर्म है। तो इसमें ब्राह्मणों ने क्या खोया, क्या पाया? और आज़ादी जब 40 साल तक जो है कांग्रेस की शासन थी, 40-50 साल जो भी कह लें, ज़रा दोनों का कॉम्पैरेटिव एनालिसिस बताइए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर आज के लिए। पहले वर्तमान पर 1 मिनट के लिए चर्चा करते हैं, फिर हम चलेंगे जी। सन 47 से 50 से। इस समय ब्राह्मणों की स्थिति ये है, सामान्य ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, 90% की बात कर रहे हैं, कि उसके दिमाग में ये भर गया है कि मुस्लिम उसके लिए खतरा है, हुँ, मुसलमान उसके लिए थ्रेट है, उसके लिए नहीं, हिंदू के लिए। और वो एकदम जैसे समझ नहीं पा रहा है कि वो जो सोच रहा है उसका आधार क्या है। आए दिन उसको वीडियो में वही चीज देखने को मिल रही है, उससे वो खुद आकर्षित भी है, और वो ये मान रहा है कि सबसे मुसलमानों को रोकना किसी तरह से जरूरी है, कुछ भी और हो जाए, लेकिन मुसलमान को रोकना है। दूसरी तरफ शेष समाज ब्राह्मण से नफरत कर रहा है, लेकिन वो ये हुँ, जान ही नहीं रहा है कि शेष समाज में ब्राह्मण के लिए नफरत पैदा हुई है या हो रही है, यानी उस पर वो काउंटर करे या अपने में बदलाव करे, उसको वो जान ही नहीं रहा। इतना उसको अज्ञानता में डाल दिया गया है। अगर किसी भी औसत ब्राह्मण का मोबाइल खोल करके देख लिया जाए, तो उसके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में एंटी मुस्लिम न्यूज आती है। अभी आज की बात है, मैं लखनऊ में जहां बैठा हूं यहां की बात बता रहा हूं कि मेरे यहां पर ये जो योगेश वर्मा बीजेपी के विधायक को पीटा गया, और पीटने वाले जिस अधिवक्ता को, जो राजपूत जाति के शायद है, उनको जब हिंदू शेर कहकर के सम्मानित किया गया, तो उसकी एक पोस्ट आ गई है। हम लोगों का एक ग्रुप है, वो ब्राह्मणों का ग्रुप नहीं है, यहाँ सोसाइटी के 4-6-10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें आ गया है। और उसमें आने पर कुछ लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जातियों में फूट नहीं पड़नी चाहिए। हरिशंकर तिवारी का जो घर उजाड़ा गया था, जो उनका चबूतरा जब उखाड़ा गया था, तब भी जब वो ब्राह्मणों के संगठन में वो वीडियो आई, तो लोग मना कर दिए, बोले कि नहीं 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 नहीं, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। उनका सबसे बड़ा थ्रेट जो है मुस्लिम है, उनके दिमाग में बैठ गया है। वो इस बात को भूल गए हैं कि 40 वर्षों तक जो ब्राह्मण लोकतांत्रिक सत्ता में था, और तब चुनाव निष्पक्ष होता था, तो उसमें जो सबसे बड़ा वोट था, सपोर्टर था कांग्रेस का, वो ब्राह्मण था। हाँ, वो मुसलमान था, मुस्लिम यानी मुस्लिम मुसलमानों मुस्लिम के दलित वोट के। ब्राह्मण। जी, मुस्लिम दलित। तो सर, ब्राह्मण तो सत्ता में था, मुस्लिम और दलित वे कंधे थे जिसके कंधे पर बैठकर ब्राह्मण सत्ता में था। मुख्यतया दो मजबूत कंधे ये थे। लेकिन ये न जाने कैसे इनके दिमाग में नफरत डाल दी गई, और नए बच्चे तो उस पुराने दौर को जानते ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आप बताएंगे भी, तो कह देंगे नेहरू तो खुद मुसलमान था, हमारे पूर्वजों की गलती थी। तो एक तो मुस्लिम हेट, फिर कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बना करके एकदम दिमाग वाश कर दिया गया है। हम जैसे लोग नहीं समझा पाएंगे, लोग कहते हैं इनका तो दिमाग आउट है। एक तो ये सच्चाई है, और उसका कारण ये है कि दूसरे तरफ से भी जो एक जातीय संबोधन से विरोध हो जा रहा है, तो उससे वो उनको और खाटमानी दे रहा है। उनके दिमाग में आ रहा है कि देखिए, नहीं तो है, हमारी तो कहीं स्वीकारोक्ति ही नहीं। तो इस समय की औसत ब्राह्मणों की स्थिति यह है कि वो मुसलमानों को, मुस्लिम सभ्यता को, इवन बुर्का को, स्कार्फ को, कुरान को कभी आंख से नहीं देखे होंगे, लेकिन वो उसको अपने लिए थ्रेट जैसा मान रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है, इनको घटानी पड़ेगी, या हमारे लिए खतरा है, इनको घटना रोकना पड़ेगा। जैसी घटना घटी है उनके सापेक्ष, उनकी विपक्ष में। तो ये सबसे बड़ा नुकसान 90 के बाद से जो हुआ है समाज का, ये हुआ है। अब क्योंकि वही समाज मीडिया में ज्यादा है, लिखने पढ़ने बोलने में ज्यादा है, तो वो ऐसी जगहों पर चुप हो जा रहा है। सर, आपने कहा ना कि बलात्कार पर खामोश हो जा रहे हैं, तो मैं फिर से आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ध्यान दिलाऊंगा
कि हरिशंकर तिवारी एक कद्दावर ब्राह्मण नेता रहे हैं, कोई मामूली नेता नहीं रहे, गोरखपुर बेल्ट के। और उनके सम्मान के लिए जो चबूतरा बनाया जा रहा था उसको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो ब्राह्मण तो तब भी खामोश रहा है, कोई हलचल नहीं है। ये एक बहुत बच्चा को चौंकाने वाली गोमांस के बात। नाम पे एक बच्चे को गोमांस के नाम पे मार दिया गया अभी कुछ महीने कौन पहले। से बच्चे? हाँ हाँ, देखिए तब भी चुप रहे ब्राह्मण। कमलेश तिवारी की गर्दन रेत कर हत्या हुई है राजभवन लखनऊ के पीछे, चुप रहे। उनका एकमात्र इस समय एजेंडा उनके दिमाग में डाल दिया गया है मुसलमान। और यहां पर सर मैं एक बात और जोड़ूंगा, 1992 की एक घटना है। जब मैं कक्षा 11 में था, उस समय जो आज मेरी उम्र है, इस उम्र के एक मौलाना साहब थे। मौलाना क्या थे? मुस्लिम थे, दाढ़ी रखे थे, तो हम लोग मौलाना ही कहेंगे। मैं अखबार पढ़ने का तभी से आदत डाल रहा था, पढ़ रहा था। वहां वो रोज बैठते थे, तो एक दिन हमको देखे रोज पढ़ते हुए, तो उन्होंने पूछा, मुबारकपुर कस्बे के थे, और एक बात है मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे की, जो मऊ जिले में पड़ता, जहां से मैं इंटर किया था। तो वो हमसे कहे कि क्या नाम है आपका, नाम वगैरह पूछे। फिर उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, पढ़ते लिखते, बहुत आदर से हमारे लिए बात किया उन्होंने, हमारे लिए संबोधन किया। तो क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें वही बाबरी मस्जिद वगैरह का कुछ अखबार में निकला था, वही मैं पढ़ रहा था, संपादकीय में पढ़। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्यों नहीं आप लोग राम जी का मंदिर बन जाने देते। तब बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड नहीं हुआ था, 6 दिसंबर 92 से पहले की घटना। ठीक। यद्यपि उनके बताने के बाद, जो बात मैं उनके संदर्भ दे रहा हूं, वो सुनने के बाद भी मैं भाजपा में खुद जुड़ा। 2014 तक मैं भाजपा में था, गांव में था तो एक्टिव था, जब दिल्ली और लखनऊ आ गया तो उतना एक्टिव नहीं रहा। लेकिन मेरी आंख उनके कहने पर नहीं खुली। लेकिन आज जब मेरी आंख खुल गई है, तो उस आदमी की एक एक बात सही निकल रही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी, आप लोगों को दुनिया बड़ी बुद्धिमान कौम मानती है, लेकिन आप लोग ये जाहिलियत क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कौन सी जाहिलियत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप लोग जो ये नफरत फैला रहे हैं, ये जाहिलियत नहीं तो क्या है? इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज हम चुकाएंगे, कल आप चुकाएंगे। उनका इशारा मुस्लिम और ब्राह्मण की तरफ था। तो मैं नहीं समझ पाया। मैं 11 में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, मेरी उम्र वही 14.5-15 साल थी। तो मैंने कहा कि नहीं, राम जी का मंदिर बन जाने से आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने अब जो एक बात कही वो सही साबित हुई, और एक बात और जो कही साबित हुई आगे बताएंगे। उन्होंने यहीं पर यह कहा था कि बाबू आप इतने मासूम हो, चलो आपके साथ मैं पहली हथौड़ा मारता हूं उस मस्जिद पर, और मैं राम जी के मंदिर में पहली ईंट डालूंगा। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि जो लोग इसके पीछे खड़े हो मेरे घरों तक घुसेंगे, मेरे किचन में घुसेंगे, मेरी फ्रिज, तब तो फ्रिज नहीं थी, मेरा किचन चेक करेंगे हम खाते क्या है, मेरी रसोई में घुसेंगे। ये लोग यहीं तक नहीं रुकेंगे, एक माहौल बना रहे हैं, और इसमें सबसे पहले आप ट्रैप में आ रहे हैं। भारत के में रुके मुसलमानों ने आप पर भरोसा किया था, ब्राह्मणों पर भरोसा किया था, क्योंकि ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म का मुंह है। अगर हम उससे दोस्ती किए रहेंगे तो सारा समाज हमारे साथ चलेगा, ये हमारी मजबूरी है। तब तक मुस्लिम लोग, चूंकि कार सेवक कांड हो चुका था, तो मुसलमान लोग सपा में जा चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम जहां गए हैं वहां हमें अब मंत्री बनाया जाएगा। आपके साथ जब वोट दे रहे थे, हमें मंत्री नहीं बनाया गया था, हम केवल वोटर थे। अब सर ये दूसरी वाली बात है जो कह रहा था। पहली बात तो साबित हो गई, घर में घुस करके चेक किया गया, फ्रिज चेक की गई। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम अब जिसके साथ जा रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं जो जिनका हम हमेशा विरोध किया, और जो एक राजनीतिक विरोधी ताकत के रूप में हमारे आपके साथ यानी कांग्रेस के साथ होने से कभी सत्ता में नहीं आते थे। लेकिन आपने हमारे खिलाफ अब नफरत वाला काम शुरू किया है। हमारी मजबूरी है कि हम दूसरे के साथ जाएं। वे लोग हमको मंत्री बनाएंगे, वे हमें बहुत बड़े पद देंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा को कम नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानता हूं। उस व्यक्ति ने यह कहा था, क्योंकि मुंह आप है, आप जो बोलेंगे हिंदू समाज वो मानेगा। और ये बात मैं क्लास में अपने बहुत बार कह चुका हूं, जो आप आज इस मंच से शेयर कर रहा हूं। उन्होंने अगली बात एक बात कही कि हमें तो मोटा होने के बाद कीमत चुकानी होगी। वो न जाने कहां से उनको इतना ज्ञान आ रहा था, कौन आदमी थे, कि हम तो पहले मोटे हो जाएंगे, फिर हमारे साथ जो होगा हमारी डर दिखाई जाएगी। लेकिन आपके हाथ से अब सत्ता दूर होगी, और आपके खिलाफ जो नफरत पैदा होगी ना, आप चाहे किसी को अपने गले लगाएंगे, लेकिन कोई आपके गले नहीं लगना चाहेगा। आप इतने घृणित हो जाएंगे, क्योंकि हम ही थे जो आपको कंधे पर रखकर प्रधानमंत्री मंत्री बनाते थे।
तो फिर मैंने पूछा कि तो हमको आप जाहिल कौम क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जाहिल न कहा जाए तो क्या कहा जाए, हम तो आज तक बुद्धिमान मानते थे। वो कौन समाज होगा जो उस दूसरे समाज से नफरत कर रहा है, जो सदा से उसको अपने कंधे पर बैठाकर मंत्री बना रहा है? हमने आपसे कोई मुख्यमंत्री पद कभी मांगा? आप तो अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ जानकार होंगे। तो मैं राजनीति में तभी दिलचस्पी लेता था। मैं उस समय अपने गांव में अखबार पढ़ता था, तभी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कश्मीरी ब्राह्मणों की जब हत्या हुई है, अखबार में एक कतरन नहीं छपा है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। मैं सन 90-91 से अपने गांव में, मेरे गांव में एक अखबार मंगाया जाता था, तब सारे वहां पे ऊपर, और मैं ही बैठाया था। बच्चा था, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, तो पूरा गांव बैठता था, मैं पढ़कर सुनाता था। तो मैं राजनीतिक रूप से जानता था इन बातों को। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कोई दूसरा वोट नहीं देगा, हम ही थे जो आपको वोट दे रहे थे, और अब आप केवल कुर्सी पर बैठाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन आपको ये नसीब नहीं होगी। उनकी ये तीनों बातें सही हैं। घरों में घुसकर चेक किया गया, अब आप देख ही रहे हैं कि ठेले पर नाम लिखो, खोमचे पर लिखो। दूसरी बात कंटिन्यू उनकी ये कंटिन्यू जी जी दूसरी बात कंटिन्यू। उनकी ये सही साबित हुई, दूसरी बात उनकी ये सही साबित हुई कि हम ही आपको वोट देते थे तो आप बनते थे। ठीक है, और लोग जी भी देते थे, लेकिन सही बहुत बड़ा वोट तो उनका था ही कि हम ही आपको वोट देते तो बनते थे, कोई दूसरा आपको हमारे सिवा वोट नहीं देगा, आप अब नहीं बन पाएंगे। सन 89 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश बिहार में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने की सोच नहीं सकता। ग्राम प्रधानी तक ब्राह्मण लोग नहीं जीत पा रहे हैं, और ब्राह्मणों की जो नफरतकारी बात मान करके जो जातियां साथ में है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण कोई कहते हैं कि नफरत को, एक विचारधारा है जिसमें सब लोग शामिल हो गए, वे लोग भी नहीं जीत पा रहे हैं चुनाव। और मुस्लिम मतलब समाज ऊंचा ब्राह्मणों ने उठा, अपना मोटा नुकसान हुआ। कर लिया, मतलब जी, ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणों ने नुकसान नुकसान कर लिया। किया। और मुस्लिम समाज में, सही बात है, मुस्लिम, चूंकि हिंदू मुस्लिम हेट की राजनीति चली, तो मुसलमानों में भी मंत्री उनको बनाया गया जो नफरतकारी बयान दे रहे थे। जो जितना ज्यादा नफरतकारी बयान दे रहे तो मंत्री बने, तो मोटे बन गए। और चूंकि नफरतकारी बयान दिए थे, तो जब पलट के सत्ता आई तो वही कट गए। तो उस आदमी की तो सारी बातें सही हो गई, कोई बात बाकी ही नहीं है। लेकिन इससे देश को क्या मिला? मैं तो सर मूल्यांकन करता हूं एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में। और जब मैं सील की तैयारी शुरू किया या पेपर उसके पढ़ा तैयारी करवाया, तो पहले प्रश्न बनता था 80 के दशक में कि क्या कारण है कि भारत में एक ही दल की सरकार बन रही है। पहले राजनीति विज्ञान में सवाल बनता था, बीए एमए में भी और पीसीएस आईएएस में भी। पब्लिक राजनीति विज्ञान के जो विषय के विद्यार्थी होते थे, राजनीति विज्ञान विषय के, उनसे पूछा जाता था कि क्या कारण है कि भारत में सॉरी एक ही दल यानी भाजपा की एक ही दल यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो इसका उत्तर होता था कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में साथ दिया, नेतृत्व किया, लोगों में आस्था है। और दूसरा कि भारत के लोग राजशाही को जानते हैं, वो और कुछ नहीं जानते। और तीसरा एक बड़ा उत्तर होता था, मैं राजशाही को जानते हैं और इंदिरा जी को वो एक राजा के बेटी के रूप में देखते हैं, इस नाते उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। ये दूसरा उत्तर। तीसरा जो बड़ा उत्तर होता था कि भारत की अल्पसंख्यक आबादी उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से हजारों साल तक चलाई गई है, जिसमें कोई राजनीतिक इच्छा होती ही नहीं है। आज भी बहुत सा समाज है जिसमें कोई राजनीतिक इच्छा नहीं। तो चूंकि उनमें राजनीतिक इच्छा नहीं है, तो उनको ऊपर का समाज जिसको कह देता है उसको वोट दे देते हैं, जिसकी बात वो मानते हैं उसको वोट दे आते हैं। तो जब सन 90 के बाद सत्ता बदली है, जब दूसरे जातियों के लोग मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने लगे, सांसद विधायक बनने लगे और अपने वोट के दम पर बनने लगे हैं, तो इस बात का श्रेय जितने भी ये नेता पैदा हुए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो देवीलाल हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे कांशी राम जी हैं जो सबसे बड़े नाम मैं मानूंगा उनको, या मायावती जी हैं, इन तमाम नेताओं की, हर नेता की अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अच्छाई है कि इन लोगों ने भारत के उस समाज में राजनीतिक इच्छा जगा दी जो हजारों साल से कोई राजनीतिक इच्छा नहीं रखता था, और उस जमीन में फसल उगा दी जो लोहिया जी और अन्य तमाम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी। पक्ष विपक्ष दोनों बोले जा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हासिल है। लेकिन इस राजनीति का कोई हासिल नहीं होगा जिस राजनीति के चलते सिर्फ नफरत पैदा की जा रही, इससे कोई हासिल नहीं होगा। आरएसएस बीजेपी आरएसएस बीजेपी का की जो राजनीति है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सर एक बात पूछ रहा हूं, दशहरा के दिन किसकी हम लोग पुतला किसका जलाते हैं? दशहरा के दिन पुतला किसका जलाते हैं?
सर जी उत्तर जी दे दीजिए, बताएं आप ना। बोलिए, आप हाँ बताइए। रावण। हाँ हाँ। रावण का सर क्यों जलाते हैं? क्योंकि सीता जी। का हरण किया था। लेकिन बलात्कार का दोषी, हत्या का दोषी राम रहीम पैरोल पर छोड़ा जाता है, उसी राम जी के नाम पर प्रवचन करता है। कौन सा राम राज्य आएगा? लेकिन एक बात है, आप इतना नाराज हैं आप आरएसएस बीजेपी से, लेकिन जी एक आखिरी सेगमेंट आपसे बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि जी कांग्रेस के रिजीम में ब्राह्मण वर्चस्व था, ब्यूरोक्रेसी से लेके अफसरशाही से लेके पॉलिटिक्स से लेके तमाम, और वोट बैंक दलित और मुसलमान होते थे मेनली। मेनली कह रहा हूँ, जी मेनली। जी और जब आरएसएस बीजेपी के इमर्जेंस से ब्राह्मण समाज में ये एक मैसेज चला गया है कि भाई ये आरक्षण खत्म कर देंगे, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, हम मनुस्मृति के युग में आ जाएंगे, हम शीर्ष पे रहेंगे, वर्ण के हिसाब से शासन व्यवस्था चलेगी, पेनल कोड भी उसी तरीके से आएगा। तो इससे बड़ा खुश है, एकदम अंदर से गदगद है। ये एक मैसेज गया है। मैंने पहले कहा था कि 40,000 पे नौकरी कर रहे हैं, 1.25 लाख से 40,000 पे आ गए। जी। दूसरा, 10% जो कोटा आ गया है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा, उससे भी बहुत खुश। तो ये पूरा पैराडॉक्स के बीच में ये समाज है, तो खुश तो है ही ना वो। तो क्या कहना नहीं, चाहेंगे, उनको प्रधानमंत्री उसको पद नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जिसको जो मैसेज देना चाहती है, अपने एक ही वाक्य से उन सबको वो मैसेज दे देती मुसलमान है, को एक दबा वाक्य से। देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को ढीला करने का एक जजमेंट पास किया काशीनाथ महाजन वाले केस में, जिसकी मैंने आलोचना की। अपनी किताब, जी। मैंने एससी एसटी एक्ट पर किताब लिखी है और मैंने उस निर्णय की आलोचना भी की, और वीडियो भी मेरा एक है, पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर कोई जाएगा, वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बनी थी। तो उसमें जी। 2018 में जब वो जजमेंट आया था और जब मोदी जी ने संसद में कानून को फिर सही किया था, अपने हिसाब से सही किया था, मैं जब उस सही आंदोलन कानून हुआ की था, भी आलोचना 11 किया हूं। बच्चे 11 जी बच्चे शहीद भी हुए, आंदोलन हुआ था, 11 बच्चे शहीद भी हुए थे उसमें। हम जी। लोग थे तो उसमें। मैंने उस हाँ। निर्णय की भी आलोचना की है, और जो बदलाव करके लाया गया मैंने उसकी भी आलोचना की है। उसकी कम आलोचना की है क्योंकि उसकी कम आलोचना बन रही थी, लेकिन निर्णय की ज्यादा आलोचना थी, इस नाते मैंने निर्णय की ज्यादा आलोचना की है। मैंने अपनी बुद्धि से जो किया है वो देखा जा सकता है जाकर के पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर। लेकिन जब मोदी जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने काशीनाथ महाजन का जजमेंट पास किया, तो जो ब्राह्मण खुश हुए होंगे, जो सवर्ण खुश हुए होंगे। जब मोदी जी ने संसद में उस निर्णय को उलटते हुए एससी एसटी एक्ट को और ज्यादा कठोर बनाने का विधेयक पारित किया, तो ब्राह्मण नाराज क्यों नहीं हुए? हम्म। उसी, अच्छा, अगर अगर वो नाराज इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनको मोदी जी पर विश्वास है कि ये भले बना रहे हैं, लागू नहीं मनो करेंगे, तो उसी मनुस्मृति एक काम, जी, उसी एक काम से फिर वो दोनों मैसेज दे दिए। बना करके जो उसके बनाने से नाराज होते, वो ये मान रहे थे कि और बना रहे हैं, लागू नहीं करेंगे। हाँ, और ऑपरेशन नहीं जिनको हो। वो मैं जी, और जिनको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम इसकी रखवाली करने के लिए बैठे हैं, उनमें भी मैसेज चला गया, कह रहे नहीं नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मणों ने तो खराब किया, लेकिन मोदी जी तो एकदम सही कर दिए। तो दोनों को हम्म। मैसेज दे दिए। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा एक तरीका है, वो एक काम कर लेता है। और सर आखिरी बात यहीं पर मैं भी एक उसमें कहूंगा आखिरी में, कांग्रेस यहीं पर भाजपा के ठीक उल्टे काम करती है। वो एक ही वाक्य से सबको नाराज करती है। भाजपा एक अपने साथी वाक्य से सबको जोड़ देती है, कांग्रेस अपने एक वाक्य से सबको नाराज करती है। भाजपा एक काम से सबको खुश कर लेती है, कांग्रेस एक ही काम से सबको नाराज कर देती है। मैं उदाहरण के तौर पर 1990 की बात करूंगा। 1990 में जिस दिन कार सेवकों पर गोली चली, और सर इस पर हम आप एक एपिसोड करेंगे कि जिस समय कार सेवकों पर गोली चली, उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार किस पार्टी की सरकार थी, किसके समर्थन से चल रही थी, समर्थन जब उसने वापस लिया तो कितने दिन बाद लिया गोली कांड के, लोगों का दिमाग खुल जाएगा। हम्म। तो जिस दिन कार सेवकों पर गोली चली है 28 अक्टूबर 1990 को, फिर 4 नवंबर 1990 को चली है। और जब ये दोनों गोलियां चल गई हैं, उस दिन तक उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस विपक्ष में थी। नारायण दत्त तिवारी 1989 का चुनाव हारे थे, वो विपक्ष में थे। बीजेपी का समर्थन दिल्ली में बीपी सिंह की जनता दल सरकार को भी था,
और यूपी में मुलायम सिंह यादव की जनता दल सरकार को भी था। भाजपा कार सेवकों को लाती है और उसी के समर्थन वाली सरकार गोली चलवाती है। और 4 नवंबर 1990 को तो अयोध्या में लाशें का ढेर लग गया, सरजू लाल हो गई, ये अखबार गांव गांव तक छप गए। लेकिन 10 नवंबर 11 नवंबर तक सरकार मुलायम सिंह जी की चली, बीजेपी के ही समर्थन से। बीपी सिंह की सरकार चली बीजेपी के ही समर्थन से। इस बीच कांग्रेस चुप रही। जी सर, कांग्रेस नहीं चुप सर, रही। अभी रुके नहीं सर, कांग्रेस बोल रही है ना, देखिए क्या बोल रही है अभी कांग्रेस क्या बोलेगी। और इस 10-12 दिन 7-8 दिनों में पूरा नैरेटिव बन गया, मुल्ला मुलायम मुल्ला मुलायम मुल्ला मुलायम। और तब बीजेपी ने समर्थन बीपी सिंह से और मुलायम सिंह यादव दोनों से ले लिया। दोनों सरकारें गिर गई। वहां कांग्रेस ने समर्थन चंद्रशेखर जी को दिया। भाई कांग्रेस की गलती आ रही है। पूरे उत्तर भारत में फैल गया कि मुलायम तो हिंदुओं पर गोली चलवा दिया, राम भक्तों पर गोली चलवा दिया, इसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ गई 1991 के चुनाव में। उस समय मुलायम सिंह का कद बहुत डाउन हो गया था, उनके खिलाफ हिंदू सेंटीमेंट हो गया था। और जब उनके खिलाफ हिंदू सेंटीमेंट हुआ तब उनको समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। और तब से कांग्रेस ब्राह्मणों की नजर में दुश्मन हो गई। नेहरू को मुसलमान बनाना और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी ये बताना आरएसएस के लिए बहुत आसान हो गया। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये मुलायम सिंह यादव को उस समय साथ दे रहे हैं जिस समय बीजेपी उनके विरोध, उनको खलनायक बना रखी। समाजवादी जनता पार्टी बनाए थे चंद्रशेखर जी, उन्हीं के पार्टी में थे मुलायम सिंह यादव जी। बाद में फिर वो पार्टी टूटती है तो सपा अलग बनती है और फिर तब सपा और से कांसीराम जी का बसपा का गठबंधन होता है। तो बीजेपी ने क्या किया, समर्थन तब तक दिया जब तक गोली चली। कोई मामूली नूरा कुश्ती नहीं हो रही थी सर, अयोध्या में लाखों लाख की भीड़ लाई जा रही थी। कहीं वैसे जैसे कश्मीर में आरएसएस बीजेपी कोई कैंप में विजिट करने नहीं गया होगा, कभी नहीं गया। सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण पीड़ित हैं। और ये जो ब्राह्मण महासभा और संघ बना करके लोग नारा लगा रहे हैं, ये लोग कितनी बार जा रहे हैं। तो ब्राह्मण के लिए मैं कह दे रहा हूं कि अपने अपने लिए काम करते हैं, बात करते हैं। सदा से किसी भी राजघराने में एक ही पुरोहित रहा है, एक ही वैद्य रहा, एक ही ज्योतिषी रहा, वो संगठन नहीं बनाते हैं, लोगों को लगता है। नहीं, लेकिन अंतिम में वही सवाल कि अब तो ये मैसेज जा चुका है कि भाई अब मनुस्मृति का राज आएगा, 10% आरक्षण हमें मिल गया वर्ण में, ये इससे तो खुश है ब्राह्मण ना, नुकसान जी प्रधानमंत्री क्यों बनना है? ये जी यही तो बीजेपी का बहुत बड़ा एक सर, यही तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा हम बीजेपी की आरएसएस की बहुत बड़ी सफलता मानेंगे कि वो सबको एक लाइन से सब खुश करने में सहमत है। एक तरफ कहते हैं कि कहीं कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है। दूसरा, जिसके मन में भेदभाव की भावना हो उसके मन में ये विश्वास होता है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो भेदभाव को संरक्षित कर देंगे। ये कहते हैं हम तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना लिए, हम राष्ट्रपति बना लिए। आरएसएस बीजेपी के उदय से ब्राह्मणों को लाभ हुआ है, नुकसान हुआ? कंक्लूडिंग रिमार्क। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मेरी समझ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ी मुगालते में है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन 1991 से हुआ, प्राइवेट फील्ड खुल गया। अगर वो नहीं होता तो जिस तरह से सरकारी फील्ड में काम रुक गया है, चीजें नहीं हो रही हैं। ये प्राइवेट में जाकर के जो लोग पैकेज पा करके कमा रहे हैं, वही लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा ये करते हैं। जो कांग्रेस के समय के पेंशन याफ्ता लोग हैं वो ज्यादा कांग्रेस की आलोचना करते हैं। तो कांग्रेस के समय पर चाहे सरकारी कंपनियां बनी हो या प्राइवेटाइजेशन हुआ, उन दोनों में बड़े बड़े पैकेज पाने वाले ही आज उस सत्ता को गाली देते हैं जिसने उनको उस सुविधा की जगह पर आने का मौका दिया है। लेकिन जब कहीं भी कट्टरता फैलती है, भेदभाव फैलता है, तो पूरा समाज पीछे जाता है। और अगर आज सर बिहार के हम जातिगत जनगणना से आंकड़ा निकालें, 25% ब्राह्मण उतना ही गरीब मिला है जितना 33% ओबीसी। तो गैप कितने का, अगर गरीबों की संख्या में हम देख ले तो हो सकता है कि जो शेष 75% ब्राह्मण है उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन हो, लेकिन संसाधन उन अपने में भी तो नहीं बांटे हैं ना। जो 25% ब्राह्मण है वो तो गरीब है ना, बहुत गरीब है, उसके सुधो क्यों नहीं ले लेते हैं। और अगर वर्ण व्यवस्था भी आ जाएगी तो उसे क्या मिल जाएगा सिवाय इसके कि सब लोग सलाम ठोकने लगेंगे। तो ऐसे भी आदमी कोई अच्छा आचरण करता है ब्राह्मण तो लोग प्रणाम कर ही लेते हैं। देश को अगर हम पीछे ले जाएंगे, देश को अगर हम पीछे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा?
हमें ये मिलेगा कि हमारा जो भाई कहीं नौकरी कर रहा होगा वो गोभी उगाएगा, अब वो गन्ना उगाएगा, वो जाके दूध पैदा करेगा। लेकिन हम भी क्या करेंगे, ये कपड़ा उतर जाएगा, ऊपर कपड़ा रहेगा ही नहीं, नंगे बदन बैठेंगे। हाँ, वो गोभी ला के दे देगा, वो एक लोटा दूध दे देगा, लेकिन देश तो पीछे चला जाएगा ना। चलिए, बहुत शानदार बातचीत। और एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ जाकर जी, देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग तो बड़े पैकेज लेते हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर पर काम करते हैं, उसमें से अमूमन ज़्यादातर आपको सवर्ण मिलेंगे, उसमें ब्राह्मण भी जी। मिलेंगे। अगर कॉलेज का एक सिक्योरिटी स्टाफ सरकारी है, तो उसको 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह मिल सकते थे आज के ज़माने में। लेकिन 14,000, 15,000 पे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ मैं पढ़ाता ये सब हूँ, उसकी सवर्ण है बात सर, कर रहा ये सब सवर्ण है। जितने भी हूँ। सोसाइटी के गार्ड होते हैं, ये 90% सवर्ण होते हैं, क्योंकि हाँ, इनको तो कम से कम 15। वर्दी और कुर्सी यहाँ मिल जाती है। हाँ, अब वर्दी बहुत और भद्दी कुर्सी का। गालियां सुनते हैं ये लोग, बहुत भद्दी गालियां सुनते हैं। हाँ, आप तो किसी भी जो सोसाइटी के गार्ड हैं उनसे पूछिए, कोई भी दारू पी के आता है, कुछ भी गाली बकता है, कभी गए सोगा मार देता है, जगा देता है। और जो सोने वो तो का, गोल्ड का दुकान देखते हैं, गहने का दुकान जिसमें देखते हैं आप, हीरे जवाहरात के, उसमें उधर जी, सेठ जी नोट गिनते हैं और बाहर जो है ना मूंछ बर्ताव देके दुनाली बंदूक लेके कम से कम वर्दी और कुर्सी मिलता है, इससे वो खुश हैं। ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है? ज्यादा पैसे होंगे तो बच्चे पढ़ भी लेंगे, और पढ़ लेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे तो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र और ब्राह्मण राष्ट्र और मनुस्मृति का जो एक छद्म मायावी दुनिया सब्ज बाग दिखाया गया है, उसमें लगता है जी। कहीं लोग फँस गए हैं। पुनः चिंतन करने की, हम लोग का काम समीक्षा करना है, सर, समालोचना करना है, मैं भविष्य। एक और आंकड़े पर ध्यान देने के लिए जनता से आग्रह करूंगा। जी। अखबार सब लोग देखें, आजकल हर 10वें, 15वें, चौथे दिन पर, 5वें दिन पर, 1-2 दिन पर कुछ परिवारों के आत्महत्या की खबरें आती हैं। हुँ। आर्थिक प्रताड़ना नहीं, आर्थिक दंश से पीड़ित तंग। होकर, आर्थिक तंगी से पीड़ित होकर व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों सहित पत्नी के साथ जहर खाकर जान दी। और इनकी जात जरा पढ़ लीजिए सर। जी। शुक्रिया तो जो पंकज जी। मौलाना और साहब ने कहा था, सब लोग सब जी, वो लोग मौलाना अपने। साहब ने जो कहा था कि हम तो बहुत बुद्धिमान समझते थे, लेकिन आप लोग वैसे हैं नहीं, तो कहीं कहीं ऐसा ही लग रहा है। सर्वे भवंत चलिए, सुखिनः अपने का जब अपने नारा लगाते हो तो उसको अमल में ले आओ, क्या दिक्कत है? सर्वे अपने भवंत अप सुखिनः भी तो ब्राह्मण ऋषियों ने लिखा होगा ना, तो उसको नहीं, वो पालन में लाने वसुधैव में क्या दिक्कत है? कुटुम्बकम, वो वसुधैव भी लिखा है। कुटुम्बकम। जी, लेकिन उस वसुधैव में कुटुम्ब कौन होंगे ये नहीं बताया था। जी, चलिए, अपने-अपने समाज की समीक्षा करना सारे व्यक्तियों का काम है। हम भी जब बात करते हैं, दलित पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, तो गालियाँ मुझे भी पंकज जी बहुत मिलती हैं, ये सोच लीजिएगा। जी, ट्विटर पे, जी, फेसबुक पर और यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि हाँ, दलाल क्या-क्या लोग कहते हैं। और हमें जी। तो अपर कास्ट के लोग खलनायक समझते ही बहुत सारे लोग। तो जो नहीं भी सर, समझते हैं, तर्कशील। सही बात है। जो नहीं जानते हाँ, वो समझते हैं, जो नहीं समझ हाँ, पाते हैं। जो तर्कशील व्यक्ति होगा, जो चिंतन मनन करेगा, समाज के बारे में सोचेगा, उसका थोड़ा शुगर भी बढ़ जाता है। और इस तरह के गालियों, आलोचनाओं, तमाम चीज़ को सुनने की आदत होनी चाहिए। इससे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, बशर्ते मैं इससे अपना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता हूँ, और जितनी आप गालियाँ देंगे, उतनी ही पढ़-पढ़ के समीक्षा कर दूँगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया पंकज जी। थैंक यू। धन्यवाद।